आज हम ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या होता है? तो कोई भी ऐसी ध्वनि जो जरूरत से ज्यादा हो, वो क्या कहलाएगी? साउंड पॉल्यूशन। ध्वनि जब एक सीमा से अधिक हो जाती है, तो ये मानव और अन्य जीव जंतुओं के लिए घातक हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि को हम किस में मापते हैं? डेसिबल में। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 50 डेसिबल तक की ध्वनि सुनना ठीक है, लेकिन यदि 80 से ज्यादा होगी उसकी तीव्रता, तो क्या कहलाएगी? शोर कहलाती है। अब ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के जो है ध्वनि प्रदूषण के कारणों को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। मतलब जो प्रकृति से हो रहा है वो होंगे प्राकृतिक कारण, जो मानव द्वारा हो रहे हैं वो मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण क्या है? जैसे बादल का गरजना, बिजली कड़कना, भूकंप की ध्वनि, तेजी से गिरते पानी की ध्वनि और तूफानी हवाएं। ये क्या होंगे? हमारे प्राकृतिक कारण। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा, तो इन्हें हम प्राकृतिक कारण कहेंगे। लेकिन ये कुछ ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं। अब दूसरा है हमारा मानवीय कारण। जो मानव द्वारा हो रहे हैं वो मानवीय कारण हो गए। अब इसमें पहला आता है औद्योगिक इकाई। औद्योगिक इकाई कैसे मानवीय कारण है? बहुत सारे कारखानों में क्या होता है, मशीनें चलती हैं, उनसे आवाज आती है, जिससे हमें जो है हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है और हम किसी से बात भी नहीं कर सकते उस ध्वनि प्रदूषण में। तो ये क्या है? औद्योगिक इकाई द्वारा जो है ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अब दूसरा है हमारा आवागमन की संसाधनों द्वारा, यानी यातायात द्वारा। बाहर अगर रोड पे देखें आप, तो बहुत सारे वाहन चलते हैं और हम वहां पे कुछ भी सुन नहीं सकते एक दूसरे की बातें। या फिर हमें बाजार में कुछ सामान लेने जाना है, तो ना तो हम समझा पाते हैं किसी को और ना ही अपनी पूरी बात कह पाते हैं उस ध्वनि प्रदूषण में। तीसरा है हमारा सामाजिक क्रियाकलाप तथा मनोरंजन के साधनों द्वारा। जैसे इसमें क्या क्या आता है? जैसे पूजा या फिर धार्मिक जागरण या फिर शादी, उनमें क्या होता है? साउंड बहुत ज्यादा होता है। शादियों में तो काफी होता है, डीजे चलता है उसमें, तो वो क्या है? हमारा ध्वनि प्रदूषण कर रहा है वो। अब ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है? क्या प्रभाव डाल रहे हैं ये? अत्यधिक शोर का सबसे प्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव कानों पर पड़ता है। क्या होगा? ज्यादा हम ध्वनि सुनेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी सुनने की जो क्षमता है वो खत्म ही हो जाएगी। हमारी जो सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी, फिर हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। काम के दौरान जो है 95% डेसिबल की ध्वनि के संपर्क में आने वाले लगभग 50% व्यक्ति स्थायी रूप से अस्थायी रूप से बहरेपन के शिकार होते हैं। हमने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा कि 80% से जो 80% होगी डेसिबल की जो ध्वनि होगी, उससे ज्यादा की जब हम ध्वनि सुनते हैं तो वो बीमारी ही करेगी, बहरेपन की। शोर के कारण क्या होगा? इस ध्वनि प्रदूषण के कारण कभी कभी हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, या फिर चिंता, तनाव और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा होते हैं ध्वनि प्रदूषण से। अब उच्च ध्वनि से मनुष्य में एड्रिनल स्तर और उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, माइग्रेन माइग्रेन यानी कि सिर में दर्द, उच्च कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, पेट का अल्सर हो जाता है यानी कि छाले होना,
अनिद्रा, नींद न आना आदि दोष पैदा हो जाते हैं उच्च ध्वनि से। अत्यधिक तीव्र ध्वनि से सूक्ष्म जीवाणु भी मर जाते हैं, जिससे हम मृत अवशेषों के अपघटन में बाधा पहुंचती है। ज्यादा ध्वनि होगी तो उससे क्या होगा, सूक्ष्म जीव भी मर जाएंगे। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, इसीलिए जो पूजा करते हैं उस समय घंटी या फिर शंख बजाने की परंपरा है, जिससे क्या होता है छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाएं और हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहे। अब आता है ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। कैसे रोक सकते हैं हम इसको? ध्वनि प्रदूषण को निम्नलिखित उपाय द्वारा हम रोक सकते हैं। कौन कौन से? ध्वनि स्रोतों में शोर शमन यंत्रों का प्रयोग करके, यानी कि जो शोर ना करें ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया जाए। सड़कों के पास भारी मात्रा में हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ क्या करते हैं? पेड़ जो ध्वनि होती है उसको अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वो जो लोग जा रहे हैं रास्ते पर उन पर इफेक्ट नहीं डालती। ध्वनि क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का निर्माण करके। अब ये ग्रीन बेल्ट क्या होता है? ग्रीन बेल्ट क्या होता है? आपने देखा होगा हाईवे वगैरह पे बीच में, सड़क के बीच में पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिसे हम ग्रीन बेल्ट कहते हैं। किस लिए लगाए जाते हैं? साउंड पॉल्यूशन के समय वो क्या करते हैं, उस ध्वनि को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए वो सड़क के किनारे या बीच में पेड़ लगाए जाते हैं। उसी को हम ग्रीन बेल्ट बोलेंगे। अब ध्वनि ग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके, जैसे ईयरबड लगा लेनी चाहिए हमें, जिससे कि हमें ज्यादा इफेक्ट ना पड़े हमारे कानों पर, ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो। अब आता है हमारा जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। जल में किसी प्रकार की अवांछनीय गैस या द्रव या ठोस पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। जब उसमें हमारा पानी क्या है, प्योर है, अब उसमें कोई भी हमने ठोस पदार्थ डाल दिया या द्रव डाल दिया ऐसा जो उसमें परिवर्तन कर दे हमारे जल में, तो क्या हो जाएगा, पानी हमारा प्रदूषित हो जाएगा। जल हमारे सबके लिए जरूरी है, चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, सबके लिए जरूरी है। साथ ही साथ ये क्या करता है, जीव मंडल के पोषक तत्वों के संचरण और चक्रण में भी सहायता करता है। ऐसा माना जाता है कि जो जीवन की जीवन का आरंभ हुआ था वो जल से हुआ था, और आज भी जल हमारे जीवन का क्या है, मूल आधार है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दूषित कौन कर रहा है? मानव। मानव जल को सबसे ज्यादा दूषित कर रहा है अपने क्रियाकलापों द्वारा। अब जल प्रदूषण के कारण क्या है? कृषि अपशिष्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, यानी कि जो खेतों में यूरिया वगैरह लगाया जाता है, यूरिया, नाइट्रेट, फॉस्फेट, किस लिए लगाया जाता है? जिससे कि जो इंसेक्ट हैं, कीट वगैरह जो होते हैं, वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। उससे बचने के लिए कृषि क्या करते हैं, ये नाइट्रेट और फॉस्फेट और यूरिया लगाते हैं अपने खेतों में। वो क्या होता है, पानी के साथ बहकर पानी में आ जाता है, तो फिर वो जल को प्रदूषित करेगा। इससे क्या होगा, शैवालों में वृद्धि हो जाती है। जब वो पानी में आ गया तो शैवालों में वृद्धि हो जाएगी, जो प्रदूषण का कारण बनती है। इसी प्रकार कीटनाशकों का कुछ भाग भी बहकर जल में चला जाता है, यहाँ प्रदूषण उत्पन्न करता है। दूसरा कारण क्या है हमारा, औद्योगिक अपशिष्ट, यानी जो इंडस्ट्री वगैरह चल रही है उनसे जो भी कचरा निकलता है,
तो वो सीधा बह के किस में जाएगा? पानी में। पानी में बह के जाएगा तो ना तो वो बहुत दिनों में तो डिस्ट्रॉय होगा, ना भी वो प्लास्टिक वगैरह नहीं होती, तो वो क्या करेंगे? पानी को दूषित करेंगे। वो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी जहरीले होते हैं तथा बहुत से अवयवों का जैविक अपघटन संभव नहीं है। जैसा कि अभी बताया कि प्लास्टिक जो होती है उसका जैविक अपघटन संभव नहीं है। कोई भी सूक्ष्म जीव प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। प्लास्टिक तो जलाने पर भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तीसरा है हमारा घरेलू अपशिष्ट, यानी कि जो घर से जो कचरा वगैरह निकलता है वो। मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जल का लगभग 75 से 80% भाग विविध उपयोग के पश्चात बहा दिया जाता है। हमने प्रयोग किया जल 75 से 80% जल जो है हम प्रयोग करने के बाद बहा देते हैं। ये जल घर की नालियों से मोहल्ले से किस में जाएगा? बड़ी नालियों में जाएगा, फिर किस में जाएगा? नदी में जाएगा। और कुछ भाग क्या होता है, इसका सूख भी लिया जाता है जमीन द्वारा, उसका प्रयोग कर लिया जाता है। इसमें क्या है? बहुत सारी अशुद्धियां हैं। अब जब वो नदी में गया तो वहां पे क्या होगा? नदी के पानी को उसने दूषित कर दिया। और वहां पे छोटे छोटे जो जीव रह रहे हैं, उसके अंदर मछलियां हैं और भी बहुत सारे होते हैं, तो वो उनके जीवन को प्रभावित करेगा। अब जल प्रदूषण के प्रभाव क्या है? जल जीव जंतु, मानव, वनस्पति आदि सभी के लिए आवश्यक है। अतः जल प्रदूषण का प्रभाव भी इन सभी पर पड़ता है। हम सबके लिए आवश्यक है, जीव के लिए, जंतु के लिए, मानव के लिए, पौधों के लिए। अगर जल दूषित होगा तो हमारे जीवन पर भी क्या पड़ेगा? उसका प्रभाव पड़ेगा। अब आता है वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर जल दूषित होगा तो कृषि अपशिष्टों में जो नाइट्रोजन, नाइट्रेट और फॉस्फेट आदि की अधिकता होने से इसमें जलीय शैवाल जैसे नील हरित शैवाल का अधिक होना, परिणाम स्वरूप क्या होगा? इसमें शेष अधिकांश वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि जलाशय वगैरह देखे हो तो उसपे ग्रीन ग्रीन कलर की ऊपर जो जम जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गी, शैवाल। उसी को हम जलीय शैवाल बोलते हैं। वो क्या करते हैं? पूरे उसको कवर कर लेते हैं, तो उसमें और जो पेड़ उग रहे होंगे क्या होंगे? वो नहीं उग पाएंगे। सनलाइट नहीं पहुंचेगी वहां तक पानी में, तो वो पेड़ नहीं उग पाएंगे उस नीले हरे शैवाल की वजह से। और वनस्पतियां उसमें क्या होंगी? समाप्त हो जाएंगी। और जो घर का कचरा वगैरह, जो हमारा डिटर्जेंट है, साबुन, अपशिष्ट, ये जल में क्या करते हैं? ये जल को क्षारीय क्षारीय बना देंगे, जिससे क्या होगा? वनस्पति नष्ट हो जाएंगी। अब मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हम कोई ऐसा वाटर पिए जो अशुद्ध है तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। कौन कौन सी होंगी? पीलिया, हेपेटाइटिस, ये बीमारियां हमें हो जाएंगी। और विषाणु जनित रोग तथा टाइफाइड, हैजा, विषाणु जनित रोग प्रदूषित जल के कारण ही होते हैं। जब हम गंदा पानी पिएंगे तो क्या होगा? पीलिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, हैजा, ये बीमारी हो जाएंगी। एक क्वेश्चन भी आया था कि अशुद्ध पानी पीने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उसमें ऑप्शन दिए गए थे यही। अब नाइट्रेट जब अधिक मात्रा में होगा तो मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा तथा इससे क्या होगा? नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाएगी। अब जब हमारे पानी में फ्लोराइड ज्यादा होगी तो क्या होगा? वो किस पे इफेक्ट डालेगी? वो डालेगी हमारे दांतों पर। दांत किससे पीले हो जाते हैं? दांत पीले होते हैं जब हमारे पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है।
वो फ्लोराइड क्या होता है, हमारे दांतों पर जम जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वो पीले हो जाते हैं। जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब गंदा पानी होगा तो मछलियां मर जाएंगी उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, पानी में कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की। अब जब उनको, मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगी। और अन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गाय भैंस ये जो होती हैं, ये पशु दूषित जल पीने से क्या होगा, ये इसमें आंतों के रोग से ये ग्रसित हो जाएंगे। और फ्लोराइड हमारे तो दांतों पर इफेक्ट डाल रहा था, फ्लोराइड का पानी ये पिएंगे पशु तो क्या होगा, इन्हें हड्डियों का रोग हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? जी आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जल को प्रदूषण, जल का जो प्रदूषण हो रहा है उसे कैसे रोक सकते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? जल संरक्षण तथा जल प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में लोगों को जागरूक करें कि पानी को ज्यादा ना तो वेस्ट करें और इसको सुरक्षित रखें, गंदा ना करें। ऐसे हमें अवेयर करना चाहिए लोगों को। इस कार्य में सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संगठन की मदद लेनी चाहिए। आम जनता को घरेलू अपशिष्ट प्रबंध में दक्ष करना होगा। जैसे क्या करते हैं लोग, पानी में कचरा फेंक देते हैं, आपने देखा होगा, जो नाले वगैरह होते हैं उसी में कचरा फेंक देते हैं। तो वहां यदि डस्टबिन रखे जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, उसमें डस्टबिन में डालेंगे। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, नहीं डालते हैं। डस्टबिन रखे भी हो ना तो नहीं डालते, वहीं डालते हैं। तो उन्हें अवेयर करना चाहिए कि इस डस्टबिन का यूज करो, इसी में डालो कचरा। और औद्योगिक प्रतिष्ठानों हेतु जो है नियम बनाने चाहिए। जो हमारी इंडस्ट्री वगैरह चल रही है उनके लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए कि जो है जल में ना डालें, ये जो इसका अपशिष्ट निकल रहा है आपके इंडस्ट्री का, वो जल में ना जाए। नगर पालिकाओं के लिए सीवर शोधन संयंत्रों की व्यवस्था करनी चाहिए। अब आता है हमारा जैव ऑक्सीजन मांग। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। अब यहाँ ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है, कौन कर रहा है? जो जीव पानी में रह रहे हैं, वहां पर कचरा वगैरह गया हमारा, इंडस्ट्री का चला गया, घर का चला गया, कचरा पहुंच गया। अब वहां पर क्या होगा, उनको छोटे छोटे सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, उसको कचरे को निम्नीकृत करेंगे, विघटन करेंगे। तो वो उस पानी की ऑक्सीजन को यूज करके उसको विघटन कर देंगे उसका। तो फिर पानी में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। वहां पे छोटी मछलियां और जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रह रहे हैं, फिर उनको क्या लगेगा, वहां पे क्या होगी, कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की। तो वो क्या करेंगे, उनकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ आ गया जी? बीओडी क्या होता है? ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारी प्रयास क्या है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। नदी संरक्षण कार्यक्रम जो है 1985 में गंगा कार्य योजना के रूप में शुरू किया गया था, 1885 में। यह कार्य योजना का विस्तार 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत आने वाली अन्य नदियों तक किया गया था। पहले ये गंगा कार्य योजना से शुरू किया गया 1985 में, लेकिन फिर बाद में 1995 में क्या हुआ, 1995 में क्या हुआ,
जो राष्ट्रीय नदी थी उनके संरक्षण तक ये योजना फैल गई कि उनको भी सुरक्षित करना चाहिए, उनके पानी को भी। इस योजना के तहत नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ साथ निम्नलिखित लक्ष्यों को भी शामिल किया गया। उसका पानी तो हमें सुरक्षित करना ही है, अब और भी उसके साथ साथ क्या सुधार किए जाने चाहिए वो भी इसमें शामिल किया गया। जैसे खुले नालों के माध्यम से नदी में गिरने वाले अवशोधित मल के बहाव को रोकना, मोड़ना और उसका शोधन करना। जो नाली का पानी उसमें जा रहा है नदी में, तो वो हमें रोकना है वहां जाने से। रोक के क्या करना है, उसका प्यूरिफिकेशन करके, उसको शुद्धिकरण करके तब उस नदी में जाने देना है। उससे क्या होगा, जल की गुणवत्ता में सुधार होगा और हमारा जो नदी का पानी है वो दूषित हो रहा था वो नहीं होगा। नदी के किनारे खुले में शौच करने से रोकने के लिए शौचालय का निर्माण करना चाहिए। नदी के तट के विकास के लिए नहाने वाले घाटों का सुधार। नदी में ना नहाए, जो लोग नहाते हैं वो ना नहाए, उसके लिए क्या बनाना चाहिए, नहाने के घाटों का सुधार करना चाहिए। देश में झीलों के संरक्षण एवं प्रबंध के लिए नीति निर्धारित करनी चाहिए। झीलों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं और प्रबंध कैसे कर सकते हैं उनका, उसके लिए नीति निर्धारित करनी चाहिए। अब नमामि गंगे परियोजना क्या है? नमामि गंगे परियोजना जो है 2014 में भारत सरकार ने शुरू की थी। ठीक, इसमें क्या था कि हमें गंगा जो है उसको स्वच्छ करना है। भारत सरकार ने ये गंगा को स्वच्छ करने के लिए कदम उठाया। इस योजना पर वर्ष 2019 तक 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। 20,000 करोड़ रुपए जो थे वो खर्च हो गए 19 तक। सरकार ने इस परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को शामिल करने का निर्णय लिया। इस योजना में उन्होंने क्या किया सरकार ने कि गंगा के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको शामिल कर लिया, ताकि बेहतर और टिकाऊ परिणाम प्राप्त हो सके। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है और वो रोक सकते हैं, वहां पे रह रहे हैं, सब तो नहीं रह रहे वहां पे गंगा किनारे, वो रोक सकते हैं। इसीलिए सरकार ने उनको शामिल किया कि जब लोग गंगा में कोई भी कचरा वगैरह डालते हैं तो वो लोग रोक सके, उन्हें अवेयर किया सरकार ने। यह कार्यक्रम स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय मिशन की ओर से लागू किया जा रहा था। ये एक राष्ट्रीय मिशन है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सभी गतिविधियों और परियोजनाओं का वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी। यानी इस कार्यक्रम में जितनी भी खर्चा आएगा या फिर जो भी इससे जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो खर्चा आएगा इसे बचाने में, गंगा की सफाई करने में, तो उसका जो वित्त पोषण कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। कुल 6 स्थान इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और पटना में ट्रेस स्कैमर, गंगा नदी के सतह को साफ करने का उपकरण लगाया जाएगा। यानी कि ये जो 6 स्थान है, यहाँ पर गंगा नदी को साफ करने के उपकरण लगाए गए। इस परियोजना के तहत नदी के प्रदूषण को कम करने के साथ साथ प्रदूषण को रोकने, नदी में गिरने वाले कचरे को शोधन और उससे नदी दूसरी ओर मोड़ने जैसे कदम उठाए जाएंगे। इसमें क्या होगा परियोजना में कि जो नदी में पानी जा रहा था उसमें हमने रोक लिया, वो पानी उसमें नहीं जाने दिया। अब उसको हम क्या करेंगे? रोक कर उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, शोधन करेंगे, कचरा उससे निकालेंगे। कचरा निकाल के फिर क्या होगा, कुछ उसमें 3 विधियां होती हैं पानी को शुद्ध करने की। ये जो गंदा पानी है उसको
प्राथमिक में क्या होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक शोधन में क्या होगा, जो हमारा मोटा मोटा कचरा होगा वो हटा दिया जाएगा ऊपर से। द्वितीय में क्या होगा, जो ऐसा है जो जैसे मिट्टी होती है पानी में बैठ जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्वितीय शोधन। अब हमारा पानी ऊपर से निकाल लिया हमने, जो मोटी मिट्टी थी वो बैठ गई नीचे, अब इसको फिल्टर करेंगे, तब इसको भेजा जाता है उस नदी में। ऐसे शोधन करके भेजेंगे तो क्या होगा, जो नदी का पानी है वो दूषित नहीं होगा। अब आता है हमारा सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। मृदा कृषि हेतु महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए इसकी गुणवत्ता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हो रहा है, मृदा प्रदूषण से इसकी जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है। जब मानव या प्रकृति के द्वारा इसकी गुणवत्ता में ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, मृदा प्रदूषण। या तो हम कर रहे हैं या प्रकृति कर रही है, उसके मृदा में परिवर्तन कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे, मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण के कारण क्या है, जो हमारे घर से कूड़ा करकट निकलता है वो, या अपशिष्ट पदार्थ जब मृदा में मिल जाएंगे तो मृदा को क्या करेंगे, वो दूषित कर देंगे। या फिर उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट सीधे किस में जाता है, भूमि में, और मृदा में बहा दिया जाता है वो। ठीक, पानी जो निकला था हमारा वो या तो मृदा में भेज दिया जाएगा, तो वो मृदा को भी क्या कर देगा, प्रदूषित कर देगा। या फिर जो हम घर में डिटर्जेंट यूज करते हैं वो भी पानी कहाँ गया, मृदा में जाएगा, तो क्या करेगा, वो मृदा को दूषित कर देगा। कृषि क्या करते हैं, कीटनाशी और शाकनाशी और खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं, खेत में कर रहे हैं, तो उसकी मृदा क्या होगी, विषाक्त हो जाती है, यानी कि मृदा बेकार हो जाती है और वो उपजाऊ नहीं रहती उनके यूज से। वो किस लिए यूज करते हैं जी, इसका प्रयोग तो करते हैं फिर। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे जो इंसेक्ट वगैरह हैं, कीट वगैरह हैं, वो खराब कर देंगे फसलों को, अगर वो यूज नहीं करेंगे तो इनका, अच्छा। वो तो पूरा ही खराब कर देंगे। आपने देखा होगा पूरे पेड़ जो होते हैं उनको बेकार कर देते हैं, और बहुत सारी उनमें रोग भी लग जाते हैं पेड़ों में, जिसके कारण जी क्या जी। होगा, मृदा प्रदूषित होगी जब कृषि ये खरपतवारनाशी और शाकनाशी और कीटनाशी का प्रयोग करेंगे तो। अत्यधिक समय तक जल जमाव तथा लवण की अधिकता से मृदा प्रदूषित होती है। जैसे कहीं भी क्या है, कोई तालाब वगैरह है, कच्चे में कोई पोखर वगैरह होती है गांव में, तो वहां पर पानी क्या होता है, स्टोर रहता है, जमा रहता है, तो जिसमें क्या होगा, लवण की सांद्रता बढ़ जाएगी, लवण की सांद्रता बढ़ जाएगी उस पानी में, तो वहां की जो मिट्टी होगी वो दूषित हो जाएगी। आपने देखा होगा पपड़ी जैसी जम जाती है, बाद में सूखने के बाद वो पपड़ी जैसी हो जाती है, बेकार। अब मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या है, क्या प्रभाव डाल रहा है मृदा प्रदूषण, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव, जंतु और वनस्पति को प्रभावित करता है। कैसे करेगा मृदा प्रदूषण, वनस्पति को कैसे प्रभावित करेगा, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है उसको कम कर देगा। मृदा प्रदूषण से मिट्टी की मौलिक गुणों का ह्रास होता है। अभी हमने देखा कि जो है किसान जो उसमें फर्टिलाइजर डाल रहे थे, उर्वरक डाल रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, मृदा प्रदूषण हो रहा था। अब उससे क्या हुआ, डालने से मिट्टी की जो गुणवत्ता थी उसमें कमी आ जाती है, जिससे क्या होगा, उसकी उत्पादक क्षमता भी कम हो जाएगी। जब किसान ये डालते हैं ना ये जो है उर्वरक, तो क्या होता है, वैसे तो हमारी खेती में क्या होते हैं, वो केंचुए होते हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी को खोखला बना देते हैं। जब वो ये उर्वरक यूज करते हैं खेत में तो उससे केंचुए मर जाते हैं। केंचुए मर जाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी को खोखला कौन करेगा,
जिससे मिट्टी क्या होगी, ठोस हो जाएगी और उसकी उपजाऊ क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। जो रासायनिक प्रदूषक हैं वो मिट्टी में मिलकर वनस्पति और फसलों को प्रभावित करते हैं। इसका प्रभाव जीव जंतुओं एवं अपेक्षाकृत बड़े जंतुओं पर भी पड़ता है। मनुष्य भी इन सबसे प्रभावित होता है। अब आता है हमारा मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या हैं, कैसे हम रोक सकते हैं इसे। तो किसान को क्या करना चाहिए, खाद के रूप में जैविक खाद का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें वो। जैविक खाद कौन सी होती है, जो गोबर वगैरह से बनाई जाती है या फिर जो चारे वगैरह से, हरे खाद मतलब जो खेती हो रही है उनकी, जैसे बरसी की खेती हो रही है तो उन्हें बरसी उसी में जुताई करा देनी चाहिए, जिससे उनकी जो मिट्टी है उपजाऊ बन जाएगी उससे। या फिर वो गोबर भी जी गोबर का, या फिर बर्मी कंपोस्ट खाद जो केंचुए से बनाई जाती है, उसका भी यूज कर सकते हैं वो लोग। अब आता है औद्योगिक अपशिष्टों को बिना उचित उपचार के तथा घातक रासायनिकों को छाने बिना भूमि पर बहाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो इंडस्ट्री से या उद्योग जो हो रहे हैं हमारे, औद्योगिक अपशिष्ट आ रहा है पानी में या फिर मिट्टी में, तो उनको उपचार के बाद हम निकालें, जिससे कि कम ही हमारी मिट्टी को वो नुकसान पहुंचाए। शहरी कचरों का यंत्रों द्वारा निस्तारण करके निस्तारित कचरे का विद्युत उत्पादन, खाद उत्पादन आदि में प्रयोग करना चाहिए। जैसे कचरा निकलता है घर का, हम फेंक देते हैं मिट्टी में, तो उसे मिट्टी में फेंकने की जगह हमें क्या करना चाहिए, उससे हम खाद बना सकते हैं। उसमें सब्जी के भी पत्ते वगैरह होते हैं, तो हम उससे खाद भी बना सकते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, उसे निम्नीकृत कर देंगे, विघटित कर देते हैं उसको, तो उससे खाद बनाया जा सकता है। तो ऐसे हम उसे रोक सकते हैं। और कृषि उत्पादन में कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। अब आता है भूमिगत जल प्रदूषण, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। औद्योगिक, नगरीय तथा कृषि में प्रयुक्त अपशिष्टों के जल के साथ रिसकर भूमिगत जल में मिलकर वो क्या करता है, जो भी ये हमारे कृषि के जो हमने कृषि ने वो जो लगाए थे उर्वरक या फिर जो फर्टिलाइजर यूज किए थे, और जो उद्योग से जो कचरा निकल रहा था या फिर घर का जो कचरा था, वो पानी के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, भूमि की जैसे मिट्टी में डाल दिए, तो मिट्टी से क्या नीचे जा रहे हैं, वो भूमिगत जल को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। भारत के कुछ भागों में भूमि जल में जो भूमिगत जल है उसमें आर्सेनिक प्राकृतिक स्रोत के कारण विद्यमान है। यानी कि जो हम कचरा कर रहे हैं या फिर उससे आर्सेनिक क्या हो रहा है, उसमें जा रहा है पानी में। अब पीने वाले पानी में नाइट्रेट की अधिकता होगी तो क्या होगा, नवजात शिशुओं में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मीथेन हीमोग्लोबिन बनाता है। नाइट्रेट यदि ज्यादा होगा तो पानी में, आर्सेनिक क्या करेगा, आर्सेनिक अगर ज्यादा होगा पानी में तो ये ब्लैक फुट डिसीज करता है। यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी के हाथ या फिर कहीं पर ब्लैक कलर का निशान हो जाता है, तो उसको ब्लैक फुट डिसीज कहते हैं। अब आता है हमारा रेडियोधर्मी पॉल्यूशन। रेडियोधर्मी पॉल्यूशन क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों से होने वाला विकिरण रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों की स्वयं रेडिएशन निकलती है उनसे। रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन कौन से हमारे,
यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या करेंगे, इनसे रेडिएशन निकलेंगी, विकिरण निकलेंगी, वो क्या करेंगी, रेडियो पॉल्यूशन करेंगी, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करती है। तो रेडियोधर्मी में क्या हो रहा है, रेडियोधर्मी पॉल्यूशन में रेडियो एक्टिव क्या कर रहे हैं, ये प्रदूषक की तरह कार्य कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि प्रदूषक क्या होते हैं, जो प्रदूषण करते हैं। तो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम ये क्या है, ये प्रदूषक है। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं ये उनसे हो रहा है, इसलिए। अब रेडियोधर्मी प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है, रॉन्टजन। रॉन्टजन है। रेडियोधर्मी प्रदूषण स्वयं प्रदूषक का कारक तथा प्रदूषण दोनों है। अभी हमने बताया आपको कि रेडियोधर्मी प्रदूषण में प्रदूषक का कारक भी यही है और प्रदूषण भी यही है। भारत में रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे अधिक कहां पर है, केरला में। केरल। अब रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण क्या है, किससे हो रहा है, मानव जनित प्रदूषण। मानव के द्वारा क्या क्या हो रहा है, मानव के द्वारा, मानव कैसे कर रहा है रेडियोधर्मी प्रदूषण। यह प्रदूषण मुख्यतः परमाणु रिएक्टरों से होने वाले रिसाव, प्लूटोनियम तथा थोरियम का शुद्धिकरण, नाभिकीय प्रयोग, आणविक ऊर्जा संयंत्र, औषधि विज्ञान, रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्खनन तथा परमाणु विस्फोट के, परमाणु जो बम होते हैं उनके विस्फोट द्वारा होता है। हम कैसे कर रहे हैं, हम रेडियो एक्टिव जो हमारे परमाणु रिएक्टर हैं उनसे रिसाव के द्वारा हो रहा है, या फिर जो हमारे आणविक ऊर्जा संयंत्र हैं, यानी कि जो पावर प्लांट है, वो नरोरा का पावर प्लांट है, आपको पता हो तो, औषधि विज्ञान, या फिर थोरियम का शुद्धिकरण, या फिर जो परमाणु बम बनाए जाते हैं उनके विस्फोट द्वारा मानव रेडियोधर्मी प्रदूषण कर रहा है। इसके अतिरिक्त मानव द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोबाल्ट 60, स्टोनशेनियम 19, कार्बन 14 और सीजियम 137 तथा ट्रिटियम आदि द्वारा भी नाभिकीय प्रदूषण होता है। ये क्या है, ये हम अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं। ये वाले जो तत्व हैं ये हमारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इनसे भी क्या हो रहा है, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो रहा है। ये हमने अपने काम के लिए प्रयोग लिए हैं, लेकिन ये रेडियोधर्मी प्रदूषण कर रहे हैं। अब आते हैं प्राकृतिक जनित प्रदूषण। प्रकृति कैसे कर रही है रेडियोधर्मी प्रदूषण, जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणों के कारण पृथ्वी के गर्भ में छुपे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी में सब कुछ है, रेडियोधर्मी पदार्थ भी हैं। कौन कौन से, रेडियम 224, यूरेनियम 238, पोटेशियम 40 के कारण जो प्रदूषण होता है वो प्राकृतिक जनित प्रदूषण है। लेकिन इसकी तीव्रता कम होने के कारण क्या होगा, ये जीवधारियों पर, जो जीव जंतु हैं उन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पहुंचाएगा। अब रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव क्या है। रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव कई हजार वर्षों तक रहता है। सभी प्रदूषणों में रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है बहुत घातक होता है। इसका जो प्रभाव है कई वर्षों तक रहेगा, और सबसे ज्यादा जो हानिकारक है वो रेडियोधर्मी प्रदूषण है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा प्रदूषण है, रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण मनुष्य में खतरनाक रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे अस्थि कैंसर यानी कि हड्डियों का कैंसर, रुधिर कैंसर, ब्लड कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, ये रोग हो जाते हैं किसमें, मनुष्य में, किससे, रेडियोधर्मी प्रदूषण से।
रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जीन और गुणसूत्र में हानिकारक उत्परिवर्तन हो जाता है। यानी क्या होगा, रेडियोधर्मी या जो व्यक्ति इन संयंत्रों में काम कर रहे हैं तो उनमें ये हो सकता है कि उनके डीएनए में परिवर्तन आ जाए। उसी को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रों में हानिकारक उत्परिवर्तन, यानी कि उनके जो जीन है, डीएनए है, उनके डीएनए में परिवर्तन आना। किससे आ रहा है? रेडियोधर्मी प्रदूषण से। अब क्या होता है, माता के जो गर्भाशय में शिशु होता है उसकी मृत्यु तक हो जाती है इस प्रदूषण से। और रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव धीरे धीरे कई वर्षों में लकवे, गूंगापन और बहरापन आदि के रूप में दिखाई देता है। यानी कि जो व्यक्ति लगातार इनके संपर्क में आता है, रेडियोधर्मी जो पदार्थ है हमारे, उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को क्या हो जाता है, लकवापन, गूंगापन, बहरापन, ये बीमारी हो जाती है उन्हें। वर्ष 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पर क्या हुआ था, अमेरिका ने जो है बम विस्फोट किया था। बम विस्फोट से क्या हुआ, वहां की जो शहर है, दोनों शहरों में क्या हुआ, वहां की बम विस्फोट से वहां की आबादी नष्ट हो गई। जो बची थी उनके डीएनए में परिवर्तन हो गया। डीएनए में परिवर्तन आज भी वहां पे देखा जाता है कि वहां पे जो है आज भी ऐसे लोग हैं जो गूंगे, बहरे या फिर लकवे होते हैं। मतलब ये हुआ था 1945 में और आज भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है 1945 से। अब आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण की नियंत्रण कैसे कर सकते हैं हम इसका। रेडियोधर्मी प्रदूषण के नियंत्रण के कुछ उपाय देखते हैं। कौन कौन से? परमाणु अस्त्रों का उत्पादन व प्रयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। जो परमाणु अस्त्रों या उत्पादन जो बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, हम तो बना नहीं सकते, उन्हीं को राइट है इसका कानूनी तौर पर, तो वही बनाते हैं, तो उनको प्रतिबंध लगाना चाहिए इस पर बनाने पर। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट को तर्क संगत तथा सही ढंग से निर्गत किया जाना चाहिए। जो रेडियो एक्टिव का जो अपशिष्ट है उसको सही ढंग से क्या करना चाहिए, तर्क संगत करना चाहिए, यानी कि वो हमारे लिए हानिकारक ना हो। मानव प्रयोग जो भी उपकरण बनाए जा रहे हैं, जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें रेडियोधर्मिता से मुक्त किया जाना चाहिए। चश्मा पहनकर हमें यूवी विकिरणों से बचना चाहिए। जो यूवी रे होती हैं, जो सनलाइट आ रही है, हमारी विकिरण आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं, यूवी विकिरण। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चश्मा पहनना चाहिए, जिससे कि वो जो रेडिएशन आ रही है, विकिरण आ रही है, वो चश्मे की ग्लास से टकराकर वापस चली जाए, हमारी आंखों को इफेक्ट ना करे। यहाँ रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, वहां कार्य जल्दी समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर तक हम रेडियोधर्मी पदार्थ के संपर्क में रहेंगे तो क्या होगा, बीमारियां हो सकती हैं। जहां तक संभव हो, रेडियोधर्मिता वाले पदार्थों को समुद्र, नदी जल आदि में डिस्चार्ज ना किया जाए। रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं उसको समुद्र और नदी में यदि हम डिस्चार्ज करेंगे, विसर्जित करेंगे, तो क्या होगा, वो हमारे जल को दूषित कर देंगे और फिर उसमें जो जीव रह रहे हैं उनको भी प्रभावित करेंगे, उनके जीवन को। रिएक्टरों की रिसाव, रेडियो एक्टिव ईंधन, आइसोटोपों के परिवहन तथा उपयोग में लापरवाही बरतने आदि का प्रतिबंध होना चाहिए। मतलब जो लोग रेडियो एक्टिव रिसाव या फिर इनमें काम कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं या आइसोटोप परिवहन का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आणविक रिएक्टर की स्थापना मानव आबादी से दूर होनी चाहिए, यानी कि कोई भी जो पावर प्लांट है वो मानव आबादी से दूर होना चाहिए, मानव आबादी वहां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर कोई भी ऐसा परीक्षण होता है जिससे हमारी आबादी पर प्रभाव पड़े
या फिर कई बार ऐसा होता है वहां पे ऐसी अभिक्रिया हो जाती है रेडियो एक्टिव के बीच कि बहुत ज्यादा वहां पे प्रभावित होता है वो स्थान, तो वहां पर आबादी होगी तो क्या होगा, उनको प्रभावित करेगी, तो वो आबादी से दूर होनी चाहिए ये पावर प्लांट। डायनोकोकस रेडियो ड्यूरेंस विश्व का सबसे दृढ़ जीवाणु है, ये एक जीवाणु है बैक्टीरिया। डायनोकोकस रेडियो ड्यूरेंस ये क्या करता है, ये जब विस्फोट होगा तो इस पे कोई भी परमाणु विस्फोट का असर नहीं होता, इतना दृढ़ है ये करता क्या है हमारे लिए, इसके द्वारा पारे की यौगिक व अन्य प्रदूषकों को विघटित करके प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। डायनोकोकस रेडियो ड्यूरेंस ये क्या कर रहा है, पारा जो धातु थी हमारी, पारा जो कि जल को प्रदूषित करती है या फिर मृदा को प्रदूषित करती है, ये उसको क्या करता है, विघटित कर देता है धातु को। रेडियोधर्मी कचरे का निस्तारण करते समय सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका दीर्घकालीन दुष्प्रभाव ना हो, यानी रेडियोधर्मी जो कचरा है उसको हम जब इंडस्ट्री से बाहर निकाल रहे हैं या फिर जो हमारा पावर प्लांट है उससे बाहर निकाल रहे हैं, तो ये हमें देखना चाहिए कि इसका ज्यादा इफेक्ट ना हो हमारे वातावरण पर और जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहे हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है? प्लास्टिक का विश्व उत्पादन में 8% योगदान है, यानी कि जो उत्पादन हो रहे हैं उसमें 8% क्या उत्पाद हो रहा है, प्लास्टिक। प्लास्टिक में उपस्थित विषैले जो पदार्थ हैं, रसायन हैं, क्योंकि प्लास्टिक किससे बन रही है, केमिकल से, रसायन से बन रही है, और वो रसायन क्या करते हैं, ये बीमारी करेंगे, कौन कौन सी, कैंसर, जन्मजात विकृति या थायराइड की समस्या या फिर हमारे जो पाचन तंत्र है उससे संबंधित बीमारी करते हैं प्लास्टिक। इसीलिए हमारा जो हम बोतल में पानी भर के रख लेते हैं ना, वो ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, आधा घंटे से ज्यादा देर रखा हुआ प्लास्टिक की बोतल का पानी नहीं पीना चाहिए। प्लास्टिक में अंतःस्रावी समस्या पैदा करने वाली रसायन उपस्थित होते हैं, जो हमारे हार्मोन वगैरह सिक्रेट हो रहे हैं उसको बोल रहे हैं अंतःस्रावी समस्या। उनके सिक्रेट होने में प्लास्टिक क्या करती है, अवरोध करती है, जिसके कारण क्या होगा, डायबिटीज जैसी बीमारियां हो जाती हैं। प्लास्टिक में उपस्थित बायोफिनॉल ए और पेलेटिस मानव में कैंसर उत्पन्न करते हैं। प्लास्टिक के उत्सर्जन से डायोक्सिन्स उत्पन्न होते हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2018 में प्लास्टिक कचरा प्रतिबंध एवं संचालन नियम 2011 के स्थान पर प्लास्टिक कचरा प्रतिबंध नियम 2016 के अनुसूचित किया गया, यानी 2018 में प्लास्टिक कचरा प्रतिबंध नियम बनाया गया। आज हम इसे इतना ही रखें, कल करें आगे। जी। यहाँ तक किसी को कुछ समझना आया हो तो? आप जो बता रही थी रेडियो में जो जो तत्व हैं वो बनते कैसे हैं?